हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं AKTU बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के इस लेक्चर में। यहां पर आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो सभी पॉइंट जो आपके सिलेबस से संबंधित है फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। स्टूडेंट आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें। अपने रिक्वायरमेंट्स को आप कमेंट में डालें। देखिए, जो भी क्लासेस चल रही हैं ये सभी क्लासेस का वीडियो तभी आएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो न्यू टेलीग्राम चैनल है, देखिए इसके पहले आप हो सकता है कि वायरल बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में रहे हों, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया टेलीग्राम चैनल है उस पर आप एक बार क्लिक करके देख लें कि आप उसमें ज्वाइंड हैं। जो लोग उसमें ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को नोट्स मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था उसमें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान थे। उस समय पर क्या होता था कि आप अपने लिए एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग वहां पर खबरें प्राप्त करते थे। अब आपको आपका नोट्स हो और उसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपके लिए जो वीडियोस भी होंगे लेक्चर के, उनके लिंक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट, तो ये सारी चीजें इस नए टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड किया जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल यही रहेगा लेक्चर के लिए और हर चीज के लिए, तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस नए लेक्चर को। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक यूनिट समाप्त हो चुकी है। आप लोग जाएं और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट और जितने भी लेक्चर अवेलेबल हैं इस चैनल पर, आप चैनल पर जाकर चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें, जहां पर आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। खैर, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अब लेक्चर स्टार्ट हो रहा है फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। इस चैनल पर सभी वो लेक्चर अवेलेबल हैं जो आपके बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं। ये आपका यहाँ पर इस आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट यूनिट के बारे में जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो जाइए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग उस लेक्चर को भी देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स भी सेंड किया जाता है। तो नोट्स जैसे ही यूनिट समाप्त होगी, यूनिट समाप्त होने तक आपके पास उस यूनिट का नोट्स होगा। क्लियर है? नोट्स आपको हर लेक्चर में नहीं मिलता है। हर यूनिट का नोट्स यूनिट जब समाप्त होती है उसी दौरान आपको मिल जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं इसी चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ डिस्कस किया जाता है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समाप्त कर पाएंगे अपने बी फॉर्म के फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को। इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट में शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें देना वो हमारी टीम का काम है, लेकिन आपको लोगों तक पहुंचाना कहीं ना कहीं आपकी भी एक छोटी सी जिम्मेदारी है। तो ज़रूर शेयर करिए। चलिए देखते हैं। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट यूनिट 1 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का आपका सबसे पहले हम सबसे बेसिक बात करते हैं। स्टूडेंट देखिए, जो आपके बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, जो आपके लिए एट सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट जो हैं उनमें 12th के पोर्शन थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन जो आपका फार्मास्यूटिक्स है, ये इसमें पूरा का पूरा जो भी पॉइंट आपको मिलेगा, जो भी इसका सिलेबस है, वो बिल्कुल आपके लिए न्यू है, क्योंकि इसी में आप फार्मेसी के बारे में, फार्मेसी का इंट्रोडक्शन आप इसी सिलेबस में करेंगे। इसी सब्जेक्ट में आपका इंट्रोडक्शन होगा फार्मेसी से। क्या है फार्मेसी, क्या थी फार्मेसी, और क्या हो सकती है फार्मेसी, सब कुछ डिस्कस होगा। चलिए देखते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी। आखिर फार्मेसी का ओरिजिन कैसे हुआ और उसके बाद उसका डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से आगे प्रोग्रेस हो रहा है फार्मेसी में। फार्मेसी, सबसे पहले ये जो शब्द आता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे फार्माकॉन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है ड्रग। उसी से डिराइव्ड है आपका फार्मेसी वर्ड। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे से आप सारी चीजों को समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल के सभी लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सभी नोट्स सेंड किए जाते हैं। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। जब यूनिट समाप्त होगी तो नोट्स अपने आप आपको अपीयर हो जाएगा सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है? तो टेलीग्राम ग्रुप जो अभी लिंक है, अभी नोट्स अगर नहीं आपको दिख रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो फार्मेसी मतलब फार्माकॉन, उसका मतलब है ड्रग। इज हेल्थ प्रोफेशन। फार्मेसी क्या है? एक हेल्थ प्रोफेशन है दैट लिंक्स द हेल्थ साइंस विद द केमिकल साइंसेस एंड इट चार्ज विथ इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। क्लियर है? फार्मेसी क्या है? एक हेल्थ प्रोफेशन है जो कि किस चीज से लिंक करती है आपको? हेल्थ साइंस को विद द केमिकल साइंस, केमिकल साइंस के साथ हेल्थ साइंस को लिंक करना,
इट चार्ज द इंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन का सेफ और इफेक्टिव यूज करना, उसको इंश्योर करना कि जो भी मेडिकेशन है वो सेफ हो आपके लिए, कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी पेशेंट को तो वो सेफ हो और इफेक्टिव भी हो, मतलब उसको उससे कोई नुकसान ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो और उस पेशेंट पर इफेक्टिव हो। अगर बुखार आ रहा है, पैरासीटामोल दे रहे हैं तो बुखार उतरना चाहिए, बुखार कम होना चाहिए और साथ में उस पैरासीटामोल के टैबलेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सेफ होना चाहिए उसे लेना। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं। सो द प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व द साइंस एंड प्रैक्टिस of preparing, dispensing and monitoring medication as well as providing other clinical services is called pharmacy। मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्या चीजें इन्वॉल्व है, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग मतलब बनाना, डिस्पेंसिंग मतलब चीजों को किसी को देना, एंड मॉनिटरिंग और उसको मॉनिटर करना कि क्या चल रहा है, किसके बारे में, मेडिकेशंस के बारे में, एज वेल एज प्रोवाइडिंग अदर क्लिनिकल सर्विस, जो और भी बहुत सारी क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वही चीजें क्या है, फार्मेसी। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, फार्मेसी का मतलब समझ चुके हैं, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया शायद उससे आपका परिचय हो चुका है। हम कहते हैं ना हम फार्मेसी कर रहे हैं, तो फार्मेसी आपने जान लिया क्या है, दवाओं को बनाना, दवाओं को डिस्पेंस करना, लोगों को देना, लोगों तक पहुंचाना, उसको मॉनिटर भी करना। कुछ लोग देखिए दवाएं किस किस लेवल पर होती है, कुछ लोग हैं जो दवाओं को बना रहे होंगे, ठीक है, जो दवाएं आप खाते हैं, कुछ लोग दवाओं को बना रहे हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे दवाएं बन रही हैं, कुछ लोग हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचाने में एक बहुत लंबी चेन है, कहीं ना कहीं एमआर है, उसके बाद बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले हैं, बहुत सारे उसमें होलसेल वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो बहुत ज़्यादातर लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ये सब एक तरीके से क्या है, डिस्पेंस कर रहे हैं, दवाओं को पहुंचा रहे हैं, इधर से उधर जा रही है दवाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मॉनिटर भी कर रहे हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो मॉनिटर करता है कि आखिर जो चल रहा है, जो लोग दवाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं वो लोग सही हैं, वो दवाएं सही हैं, इसके लिए भी मॉनिटरिंग में वो लोग लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी क्लिनिकल सर्विसेज है जो आपको दी जाती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में और सभी जगहों पे, तो हर जगह फार्मेसी का रोल है। यही तो फार्मेसी है, फार्मेसी यही है, बनाना, लोगों तक पहुंचाना और ये भी ध्यान रखना कि क्या जो हम दे रहे हैं वो लोगों के लिए सही है, बस यही है फार्मेसी। क्लियर है? फार्मेसी का एक सिंबल है, ये सिंबल आपको दिखा होगा कहीं पर, जरूर आपने देखा होगा अपने कॉलेज में कहीं पर भी, ये सिंबल आप कई बार देखे होंगे। इस सिंबल से आप भली भांति परिचित हो जाइए। इस तरह से एक सांप लिपटा हुआ होता है एक कप में और ये आपको नीचे एक रॉड दिख रही है, तो इसी में एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बनी हुई होती है जिसे हम फार्मेसी के सिंबल के रूप में जानते हैं। अब इसके बारे में नीचे दिया भी गया है, क्या दिया गया है, द बाउल ऑफ हाइजिया इज अ फार्मेसी सिंबल, इसे हम बाउल ऑफ हाइजिया बोलते हैं, दैट डिपिक्ट अ कप आर चैलिक विथ अ स्नेक coiled around its stem। क्लियर है? एक स्नेक coiled रहता है इसके स्टेम के राउंड। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ मेडिसिन इन वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वहां पर ये क्या था, एक बहुत ही ओल्डेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, अलॉन्ग विथ अ रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। क्लियर है? एस्क्लेपियस कौन था, कि एक चिकित्सक था, बहुत पहले की बात है, एक चिकित्सक थे, थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, तो एक चिकित्सक थे पुराने टाइम पे रोमन वगैरह में, तो इनके बारे में कहा जाता है कि मतलब ऐसी अफवाहें आती हैं सुनने में कि मरे हुए को ये जिंदा कर देते थे, तो हम इन्हें कह सकते हैं दवाओं के देवता। ठीक है, दवाओं के देवता थे, तो हम इन्हें रोमन देश से रिलेट करते हैं, वहां पर ये दवाओं के देवता के रूप में माने जाते हैं, उन्हीं के बारे में ये चीज है। ठीक है, द स्नेक रिप्रेजेंट एस्क्लेपियस, जो स्नेक है वो एस्क्लेपियस को रिप्रेजेंट करती थी, यानी गॉड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, वही मैंने आपको बताया ना, एस्क्लेपियस कौन थे, गॉड ऑफ मेडिसिन थे पुराने टाइम में, जो रोमन वगैरह रोमन देश था तो वहाँ पे क्या था, इसे माना जाता था कि एक चिकित्सक थे जिनको हम ये मानते हैं कि वो लोगों को सबसे पहले दवाई वगैरह देते थे और उन्हें देवता के रूप में माना जाता था। और ये भी माना जाता है, मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं दार्शनिक वगैरह, कि वो मरे हुए को जिंदा कर देते थे। ठीक है, मरे हुए को वो जिंदा कर देते थे, इतनी मतलब उनको इतनी नॉलेज थी। चलिए, द बाउल रिप्रेजेंट्स हाइजिया, एस्क्लेपियस डॉटर एंड हेल्पर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये एक बात थी जो मैंने आपको सिंबल के बारे में बताया। एस्क्लेपियस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक एक तरीके से चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उनको लेकिन कहा जाता है कि दवाओं का देवता। क्लियर? लोग मानते हैं पुरानी अवधारणाओं वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या है फार्मेसी की हिस्ट्री। फार्मेसी की जब हम हिस्ट्री पर आते हैं तो अर्लीस्ट टाइम, स्टूडेंट क्या आपको समझ में आ रहा है, तो यदि यहाँ तक आपको समझ में आ रही हैं चीजें, फार्मेसी का परिचय मैंने कराया, उसके सिंबल के बारे में मैंने डिस्कस किया, किस तरह से फार्मेसी का सिंबल डिराइव्ड है, एस्क्लेपियस कौन है वो भी मैंने आपको बताया। तो एक बार आप कमेंट में जरूर ऐसा कुछ लिखें जिससे हमें लगे कि हाँ आपकी चीजें समझ में आ रही है, कमेंट आपका मस्ट है। चलिए देखते हैं, बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इन अर्लीस्ट टाइम मतलब बहुत समय पहले, मेडिसिन वाज बेस्ड ऑन मैजिक,
मेडिसिन किस पर बेस्ड थी? मैजिक पर एंड रिलीजन पर। मतलब मेडिसिन जो थी वो चमत्कारों पर और धर्मों पर निर्भर थी, रिलीजन पर निर्भर थी। सुमेरियंस लिविंग अराउंड 4000 बीसी बिलीव दैट डेमंस वेयर कॉज ऑफ इलनेस। क्लियर है? इन मेनी कल्चर्स फिजिशियन वेयर प्रेस्ट्स एंड सम टाइम कंसीडर्ड एज गॉड्स। क्लियर है स्टूडेंट? ये बात थी बहुत पुरानी, बहुत पहले की बात थी, 4000 बीसी के आसपास की बात थी। फिर क्या हुआ कि फार्मेसी इन एंशिएंट बेबीलोनिया। अब एंशिएंट बेबीलोनिया में फार्मेसी की क्या हिस्ट्री थी उसके बारे में हम जानते हैं। अर्लीस्ट टाइम यानी कि पुराने समय की बात है, बहुत पहले। रिकॉर्ड द आर्ट ऑफ एपोथिकेरी, द फोर रनर ऑफ फार्मासिस्ट, जिसे हम एपोथिकेरी बोलते हैं, इज मीजोपोटामिया एट अबाउट 2600 BC बेबीलोनिया। हीलिंग प्रैक्टिशनर्स कंबाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिस्ट, फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये लोग इसका रोल निभाते थे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? प्रिस्ट की, फिजिशियन की और फार्मासिस्ट की। क्लियर है स्टूडेंट? फिर हम यही बात करें अगर एंशिएंट चाइना की, चाइना में क्या था फार्मेसी की हिस्ट्री उसके बारे में जानते हैं। इन एंशिएंट चाइना 2000 BC के आसपास, लीजेंड टेल द एम्परर सेन नंग इन्वेस्टिगेटेड द मेडिकल प्रॉपर्टीज। जो सेन नंग थे वो क्या थे? एक एम्परर थे, शासक थे। 100 ऑफ हर्ब, उन्होंने 100 ऑफ हर्ब को क्या किया? इन्वेस्टिगेट किया। बहुत सारी हर्ब को, हर्ब क्या होती है? हर्ब जो जैसे कि तुलसी वगैरह सब हर्ब में आती है एक तरीके से। ठीक है, ही रिकॉर्डेड 365 नेटिव हर्बल ड्रग, उन्होंने 365 नेटिव हर्बल ड्रग्स की खोज की। इन द फर्स्ट पेन टी सॉ बुक कॉल्ड द ग्रेट हर्बल। मतलब वो जो बुक थी उसका नाम क्या था? द ग्रेट हर्बल। क्लियर है? उसमें उन्होंने 365 नेटिव हर्बल ड्रग की उन्होंने उनको रिकॉर्ड किया। क्लियर है? बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। एक तो डाउन ऑफ हिस्ट्री में हमने जाना, उस टाइम पे क्या था कि फिजिशियन थे और क्या थे? प्रेस्ट से। मेडिकल बहुत सारे कल्चर में फिजिशियंस थे और प्रेस्ट से। क्लियर है? सम टाइम कंसीडर एज गॉड, जिन्हें कुछ टाइम हम गॉड भी मान लेते थे। ठीक है, हम क्या मान लेते थे? जो पुराने टाइम में लोग थे वो चिकित्सक को एक जब भगवान मान लेते थे। ठीक है, अर्लियस्ट टाइम में यही होता था कि कोई कोई बीमारी ठीक कर दे उसे मैजिक और रिलीजन से देखते थे। मतलब जो भी बीमारी ठीक हो उसके लिए कहते थे चमत्कार हो गया। फिर कहते थे धर्म से रिलेटेड है वो। ठीक है, जो ठीक कर दे वो पता लगा कोई अपना अलग अलग धर्म ही चला रहा है, कोई बीमारी का इलाज कर दे तो समझो भगवान हो गया। तो ये थी बहुत पहले की बात। फिर बेबीलोनिया में जो चीजें आई वो क्या आई कि कुछ चीजें थोड़ा सा मतलब बेहतर होने लगी। लेकिन फिर क्या था, जब एंशिएंट चाइना में बात आई तो वहां पे एम्परर जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि एम्परर जो थे उन्होंने क्या किया? बहुत सारी ड्रग का, बहुत सारी हर्बल ड्रग की खोज की। फिर आया ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड में क्या देखिए, फिर आया का मतलब क्या है कि कब क्या चीजें हुई। फिर आया का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि ये एक तरीके से सीरियल वाइज है। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। अराउंड 600 BC, 600 BC के आसपास द ग्रीक इंटीग्रेटेड साइंस इनटू मिथोलॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, बहुत सारी मिथोलॉजिकल थिंकिंग थी। दे बिगेन थिंकिंग लॉजिकली, वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट किए। किसके बारे में? डिजीजेस के बारे में, बीमारियों के बारे में। ग्रीक में ये चीज हुई। रेदर देन बिलीविंग इन स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन, मतलब अब इन्हें स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन जो था उनको चाहिए था और इन्होंने लॉजिकली डिजीज के बारे में सोचना स्टार्ट किया। ग्रीक पीरियड की बात है। मतलब पहले जो चीजें थी वो लोग उतना ज्यादा नहीं सोचते थे, वो क्या था? भगवान और चमत्कार के रिलेटेड थी। लेकिन अब जब ग्रीक पीरियड आया तो यहाँ पर अब चीजें सुधार होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लोगों ने बीमारियों के बारे में सोचना स्टार्ट किया। द रोमन conquered द ग्रीक एंड द मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल कल्चर मर्ज। इट इज नोन एज ग्रीको रोमन इरा। इसे ग्रीको रोमन इरा भी कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप समझ चुके हैं फोर्थ पॉइंट तक। फिर आया रोमन पीरियड। रोमन पीरियड में क्या हुआ? रोमन यूज्ड अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट। रोमन पीरियड में बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज हुआ इन द मेडिकेशन। मेडिकेशन में इंक्लूडिंग प्लांट, जैसे कि प्लांट्स का इस्तेमाल किया गया, एसेस का, राख वगैरह का, मेटल का, ब्लड का, एक्सक्रीमेंट का, यूरिन का, इंसेक्ट का एंड एनिमल पार्ट, और एनिमल के पार्ट्स का यूज किया गया। हनी का यूज किया गया, विनेगर का यूज किया गया। वेयर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रोकने के लिए रोमन पीरियड में हनी और विनेगर का इस्तेमाल किया गया। मतलब बहुत सारी चीजों का इन्होंने इस्तेमाल किया जिससे क्या हो सके? जिसे रोका जा सके इन्फेक्शन को, किसी बीमारी को इनविट। ये बीमारी होती क्यों है, कैसे होती है? पैथोजन होते हैं, वो बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं और कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है, और यदि आपको बीमारी को रोकना है तो उसी पैथोजन को रोक लीजिए। पैथोजन क्या होता है? डिजीज काजिंग एजेंट, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब पैथोजन है। तो उसको रोकने का जो काम था वो रोमन पीरियड ने उसकी जिम्मेदारी ली कि ठीक है, हम जो भी चीजें हैं उसे मेडिटेशन और कुछ इंग्रेडिएंट के थ्रू रोकेंगे। जैसे कि क्या हो सकती है? ऐस हो सकती है, मेटल हो सकता है, ब्लड हो सकता है, कुछ भी है जो भी चीजें हैं। हनी और विनेगर को यूज करके इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप समझ चुके हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जैसा भी आपको ये लेक्चर लग रहा है
कमेंट में बताइए, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ भी अंतर नहीं है। आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही। हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन इन फार्मेसी इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर क्या रही हिस्ट्री किसकी, फार्मेसी प्रोफेशन की, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इंडिया में फार्मेसी रही वो क्या रही, उसके बारे में आप जानते हैं। आयुर्वेदा के बारे में आपने सुना होगा। चक्रा एंड सुश्रुता, ये क्या थे आपके इंडियन फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन थे। रोड चक्र संहिता एंड सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा, चरक संहिता लिखा और सुश्रुत संहिता लिखा। कौन थे वो, चक्र और सुश्रुता, ठीक है। ये दोनों क्या थे, इंडियन फार्मासिस्ट थे और फिजिशियन थे, जिन्होंने सबसे पहले दो बुक्स लिखी इन्होंने, जिसे हम चरक संहिता कहते हैं या फिर हम उसे सुश्रुत संहिता कहते हैं। दोनों साइंटिस्ट ने एक एक बुक लिखी। साइंटिस्ट ना कहें आप फार्मेसी कहें, फार्मासिस्ट कहें उन्हें। तो उन्होंने ये दोनों बुक लिखी, ठीक है, चरक चक्रा और सुश्रुता ने। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। चक्रा ने लिखा चरक संहिता, सुश्रुता ने लिखा सुश्रुत संहिता, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इन दोनों ने इन दोनों बुक्स को लिखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल वाज वेल डेवलप्ड इन इंडिया इन BC 226। जो हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में वेल डेवलप्ड हो चुका था, हो गया था आप कह सकते हैं। कब, 226 BC में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट अशोका। अशोका के पीरियड में ही जो हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट था वो वेल डेवलप्ड किया गया था। क्लियर है। अशोका एक राजा थे, आपको जानना चाहिए चीज, हमारे देश के अशोक सम्राट जिनके बारे में आप पढ़ते हैं उन्हीं के दौरान। दैट टाइम लीव्स, कोल्ड वाटर, एनिमल एक्सट्रैक्ट एटसेट्रा आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। उस दौरान पे पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है था, किसके लिए, इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। एनिमल एक्सट्रैक्ट, एनिमल से कुछ चीजें निकाल कर फिर उसको ट्रीटमेंट में यूज किया जाता था। एटसेट्रा आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। क्लियर है। द पैटर्न ऑफ चरका फॉर ट्रीटिंग डिजीज वाज फॉलोड बाय ऑल मेडिकल वर्क्स इन 1000 AD। क्लियर है। तो जो पैटर्न था चरका का वो क्या था, ट्रीट करना किसी भी डिजीज को, यानी कि चरका मतलब चरक संहिता आपकी। तो डिजीज को मेडिकल वर्क के लिए जो भी चीजें थी उसके लिए ट्रीट करने के लिए पैटर्न जो है वो यूज किया गया, ठीक है, जो चीजें आपकी चरक संहिता में दी गई थी। चलिए, बहुत अच्छा आप चीजों को समझ चुके हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम। इंडिया के पास वर्ल्ड का बहुत ही पुराना मेडिकल सिस्टम था, जिसे आप क्या कहते हैं, आयुर्वेदा बोलते हैं। इसको आप जानते हैं कि इंडिया के पास जो बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट मेडिसिनल सिस्टम था हमारा आयुर्वेद, बहुत ही पुराना था, बस उसे लोगों ने वैल्यू नहीं दी, दर्ज नहीं किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में थी, लेकिन क्या हुआ कि हम उसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर पाए, रिप्रेजेंट नहीं कर पाए चीजों को, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो आयुर्वेदा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आयुर्वेदा था। चरका इज कॉल्ड द फादर ऑफ आयुर्वेदा। जो चरक थे उन्हें क्या कहा गया, उन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। ही वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स टू आयुर्वेदा। उनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा आयुर्वेदा में। अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल डेवलप इन एशियंट इंडिया। एशियंट इंडियन में एक ऐसा सिस्टम, किसके लिए, मेडिसिन का और लाइफ स्टाइल का, जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें उनका क्या रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, किसका, चरका का। तो चरक बोलते हैं, चरका बोलते हैं, वो लिखा रहता है ना रामा राम, वो आप समझ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में मेरे से गलती हो सकती है तो आप समझ लीजिएगा उसको। तो उन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हिज बुक, उनकी जो बुक थी उसे हम चरक संहिता बोलते हैं। ही हैड मेंशन्ड अबाउट 180 प्लांट टाइप्स। वहां पर जो है 180 के आसपास प्लांट थे। अबाउट 200 एनिमल टाइप, जहां पर 200 के आसपास एनिमल टाइप को उन्होंने मेंशन किया। चरक संहिता की बुक, मतलब चरक जो थे, जो इंडियन आयुर्वेदा के फादर कहे जाते हैं, उनकी बुक थी चरक संहिता। तो उसमें क्या मेंशन है, 180 के आसपास प्लांट और 200 के आसपास एनिमल के टाइप। क्लियर है स्टूडेंट। इन 1500 सेंचुरी इंडियन ड्रग्स एंड हर्ब्स इन्फ्लुएंस्ड यूरोप। जो इंडियन ड्रग्स और हर्ब्स थी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया किसको, यूरोप को। इन 1664 द फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल वाज एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई। 1664, 1664 में फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कहाँ पे, चेन्नई में, पहला जनरल हॉस्पिटल। क्लियर है स्टूडेंट। ये हॉस्पिटल कल्चर जो था वो तो इंडिया में आ गया था सम्राट अशोक के ही केस में, ठीक है, ग्रेट अशोका। लेकिन जो एक जनरल हॉस्पिटल जो इस्टेब्लिश किया गया, जो एक फॉरेन कंट्री की तरह सारी सुविधाओं को लाने का प्रयास किया गया, वो 1664 में किया गया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी। अब हम जानते हैं, चलिए फिर अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगला टॉपिक अपना क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। क्या हिस्ट्री रही फार्मेसी की, किसके रिलेशन में, फार्मेसी एजुकेशन के रिलेशन में। पहला जो फार्मेसी कॉलेज था, द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वाज स्टार्टेड एट गोवा। गोवा में पहला फार्मेसी कॉलेज
1842 में पुर्तगालियों के द्वारा, पोर्टुगीज के द्वारा क्या किया गया, सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज स्टेब्लिश किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए अगले लाइन की तरफ चलते हैं। जब फर्स्ट 2 ईयर प्रोफेशनल कोर्स, जो पहला कोर्स जो स्टार्ट हुआ वो 2 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट किया गया। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा जिसे बोला गया, वाज स्टार्टेड इन मद्रास मेडिकल कॉलेज इन 1874। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत अच्छे। चलते हैं अगली लाइन की तरफ। एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड 3 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी, पहला जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड 3 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, प्रोफेसर महादेव लाल श्राफ के द्वारा, रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, जिन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, किसे, महादेव लाल श्राफ को। क्लियर है। एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में सबसे पहले 1932 में जो है फार्मेसी के बी फार्म कोर्स की शुरुआत हुई। 3 साल का ये कोर्स होता था पहले। क्लियर है। द फर्स्ट एम फार्म प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940 एट बीएचयू, जो पहला एम फार्म प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी 1940 में बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया गया था। इन 47 in 1947 government of India brought pharmacy bill to regulate, control and standardize pharmacy education in India। 1947 में जब अपनी आज़ादी मिली उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या की, एक बिल लाया गया, फार्मेसी बिल, जो कि क्या रेगुलेट कर रहा था और कंट्रोल कर रहा था, स्टैंडर्डाइज फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, जो कि इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को कंट्रोल कर रहा था। क्लियर है। इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाज लेड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जो सबसे पहले मॉडर्न इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बिगिनिंग की गई वो 20th सेंचुरी में की गई। इन 1901 a small factory known as बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। ठीक है, सबसे पहले जो पहली छोटी फैक्ट्री स्टार्ट की गई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं उसे, वो क्या थी, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। क्लियर है स्टूडेंट, ये था आपके लिए किसके केस में, इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के केस में। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, वो आप पढ़े थे फार्मेसी एजुकेशन यानी कि कॉलेजेस के बारे में। पीरियड टू इंडिया, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले, प्रियर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले, स्वतंत्रता के पहले, बल्क क्वांटिटी वेयर इंपोर्टेड एंड वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी वाज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मतलब आज़ादी के पहले तक क्या होता था, ज़्यादातर जो दवाएं थी वो बाहर से लाई जाती थी, इंपोर्ट की जाती थी, बहुत ही कम क्वांटिटी में वो इंडिया में बनाई जाती थी। क्लियर है। द कंट्री वाज डिपेंडेंट लार्जली ऑन यूनाइटेड किंगडम, जो कंट्री थी, हमारा जो देश था, वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड हुआ करता था, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके पर, फ्रांस पर, जर्मनी पर, किसके लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, किसकी रिक्वायरमेंट के लिए, ड्रग और मेडिसिन के लिए। मतलब पहले आज़ादी के पहले हमारा जो देश था, हमारे देश के जो नागरिक थे, वो दवाओं के लिए किसके ऊपर डिपेंड थे, यूके के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो इन सब देशों के ऊपर डिपेंड थे, बहुत ही कम ही दवाएं थी जो यहाँ पर बनाई जाती थी, बाकी सब कुछ बाहर से आता था। क्लियर है। तो यहाँ तक बात हुई किसकी, हिस्ट्री के बारे में, कैसे फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में आया, कैसे दवाओं के लिए फैक्ट्रियां लगना स्टार्ट हुई, पहले क्या होता था इंडिपेंडेंस के पहले, कैसे जरूरतें पूरी होती थी। तो यहाँ तक बात हो गई। अब बात आती है फार्मेसी एज अ करियर। स्टूडेंट इसके बाद जो आता है, इसके बाद का टॉपिक वो आ जाता है फार्मेसी एज अ करियर। जैसा कि आप फार्मेसी कोर्स को कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लेक्चर जितने भी बेसिक पॉइंट है उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने चर्चा किया कि फार्मेसी क्या है, किस तरह से फार्मेसी की हिस्ट्री रही है, फार्मेसी एजुकेशन किस तरह से इंडिया में आया, किस तरह से हॉस्पिटल वगैरह डेवलप हुए इंडिया में, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया। अब आखिर बात आता है, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बात आती है कि आखिर फार्मेसी कैसे आप फार्मेसी के थ्रू अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। आप बी फार्म कोर्स कर रहे हैं, इस दौरान सबसे ज़्यादा जो आपके मन में डाउट रहता है वो यही रहता है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 4 साल कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी नहीं जान पाते हैं आखिर मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो बस वही चीज़ है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को भी ऐड किया गया है जिससे आप फार्मेसी से भली भांति परिचित हो सके। चलिए देखते हैं फार्मेसी एज अ करियर, क्या रोल है आपके करियर में फार्मेसी का। फार्मेसी शब्द जो कि पहले भी ऊपर ही बताया गया था कि फार्माकॉन से डिराइव किया गया है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ड्रग। इज अ हेल्थ प्रोफेशन, एक हेल्थ प्रोफेशन है जो कि किस चीज को लिंक करता है, हेल्थ साइंस को किसके साथ लिंक करता है स्टूडेंट, केमिकल साइंस के साथ। इट इज चार्ज विथ इंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन का जो है सेफ यूज हो और इफेक्टिव भी हो, मेडिकेशन आपके ऊपर सही से वर्क करे, यानी कि आपके ऊपर क्या, पेशेंट के ऊपर सही से वर्क करे और उसके साथ ही वो पेशेंट के ऊपर इफेक्टिव भी हो। क्लियर है, उसके लिए सेफ हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो।
क्लियर? चलिए जानते हैं आखिर फार्मेसी एज अ करियर में कौन कौन से एरियाज में आप जा सकते हैं। यदि आप एक फार्मासिस्ट हैं, जब आप अपने बी फार्म कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, उस समय जो आपको उपाधि दी जाती है वो फार्मासिस्ट की दी जाती है कि अब आप फार्मासिस्ट हैं। क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी, क्या है वर्क एरिया जहां पर आप जा सकते हैं। प्रैक्टिस सेटिंग्स में यदि हम बात करें तो कम्युनिटी के लिए आप वर्क कर सकते हैं, क्लिनिकल आप वर्क कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? फिर वहीं अगर हम बात करें इसके बाद की बात करें तो वो आता है आपका एकेडमिक, रेगुलेटरी, क्लिनिकल, रिसर्च। क्लियर है? जैसे कि क्या हो सकता है कि आप मेडिकल स्टोर वगैरह रोक खोलते हैं, तो वो भी एक तरीके से मेडिकल शॉप को चलाना, तो क्लिनिकल एंड कम्युनिटी में एक तरीके से वो आ जाता है। हॉस्पिटल्स में जॉब होती है, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होता है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एकेडमिक्स में आप पढ़ाई लिखाई में जा सकते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए फार्मेसी के स्टूडेंट को आप एजुकेट कर सकते हैं। आगे चलकर बहुत से आपके इस कॉलेज में भी टीचर होंगे जो बी फार्म के बाद एम फार्म उसी के साथ कर रहे होते हैं और पढ़ा भी रहे होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं स्टार्टिंग में उन्हें बेसिक सब्जेक्ट दिए जाते हैं, फिर जब वो ट्रेन हो जाते हैं उस तरह से उनकी, देखिए सब कुछ प्रैक्टिस है स्टूडेंट। आपकी डिग्री, आप जो भी चीज़ आपके पास कागजी रूप में है वो कहीं ना कहीं आपको एंटर करने की चाबी जरूर है। मार्कशीट क्या होती है? मार्कशीट, डिग्री, लाइसेंस, ये सब एक तरह से ऐसे समझिए कि घर में घुसते समय जैसे दरवाजे की चाबी होती है उसे लगा दिया जाए, तो वैसे ही डिग्री दिखा के आप अंदर तो घुस सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानकार होगा उसे ही पता होगा कि घर में घुसने के बाद कहाँ पर बोर्ड है, कहाँ पर स्विच है, कैसे लाइट को ऑन किया जाएगा, कैसे और चीज़ें, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, जो घर के और लोग हैं उनके साथ बिहेव कर कैसे करना है। तो ये घर आप खरीद सकते हैं, आप एक घर को खरीद सकते हैं, लेकिन घर को घर जैसा बनाने में उसके लिए स्किल होनी चाहिए। तो चाहे आपका ही घर हो, यदि आपका बात व्यवहार नहीं सही है, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको समस्याएं आएंगी, आपको निजी जीवन में भी समस्याएं आएंगी। मतलब आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें तो समस्या आएगी ही आएगी। यदि आप एक बेहतर इंसान नहीं नहीं है, आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि किस तरह से चीज़ों को डील करना चाहिए, कब कहाँ पर कितना रिएक्ट करना चाहिए, हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आपकी डिग्री, आपका मार्कशीट भी है, तो प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है? तो आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं, रेगुलेटरी में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि सबसे बेस्ट थिंग है यही कि आप लोग कहीं पर भी रिसर्च कर रहे हो, बी फार्म कोर्स यही चीज़ है जो अलाउ करता है। डी फार्म और बी फार्म में यही डिफरेंस भी आ जाता है। देखिए डी फार्म वाले, अब क्या होता है कि डी फार्म के स्टूडेंट ज़्यादातर मार्केटिंग में आपको दिखेंगे, और कहाँ दिखेंगे वो आपको मेडिकल शॉप चलाते हुए दिखेंगे। बट जो बी फॉर्म का स्टूडेंट होता है उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। ये भी एक सवाल होता है हमारे मन में कि बी फॉर्म और डी फॉर्म में अंतर क्या है। तो यही अंतर होता है कि जो बी फॉर्म किया हुआ स्टूडेंट है वही ज़्यादातर एकेडमिक में जाता है पढ़ाने लिखाने के लिए। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं पढ़ाने के लिए, लैब वगैरह में आपको दिख जाएंगे, बट आपको पढ़ाते हुए नहीं दिखेंगे कि वो पढ़ाते हुए दिखे। लैब वगैरह जो होती है वहाँ पे जो लैब में इंचार्ज वगैरह होते हैं वो डी फार्म वाले होते हैं, बट मोस्टली जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो बी फार्म ही होते हैं। इसीलिए काफ़ी क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रियोरिटी मिलती है जो लोग बी फार्म कोर्स को कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? उसके साथ साथ क्लिनिकल रिसर्च, और यहाँ पर एकेडमिक में रिसर्च और टीचिंग। फिर उसके बाद देखिए ये तो बात हो गई एकेडमिक की, और उसके साथ साथ हॉस्पिटल की, क्लिनिक की, और जो आप अपने मेडिकल शॉप वगैरह ओपन करते हैं उन क्षेत्रों में जाने की मोटा मोटी बात हो गई। अब आती है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट? देखिए एकेडमिक में भी आप रिसर्च कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर क्या है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन में हो सकते हैं। आप प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, दवाओं की, दवाएं जहाँ पर बनती हैं उसकी प्रोडक्शन में। आर एंड डी यानी कि फार्मूलेशन और बल्क ड्रग जहाँ पर बन रही हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में ड्रग की क्वालिटी कैसे है ना, चेक होती है कि क्वालिटी आखिर ड्रग की कैसे है, ड्रग बहुत जल्दी डिकम्पोज हो रही है, ड्रग किस तरह से है, ड्रग के पैकेजिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ड्रग को बहुत दूर तक ले के जाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उस दौरान कोई कमी तो नहीं आ जाएगी, क्या ये सेफ है, पता लगा यहाँ से हम जो ड्रग बना के दे रहे हैं, मान लीजिए कि किसी दूसरे कंट्री में जाना है, वहाँ तक जाते जाते उसके ऊपर की कोटिंग गायब हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, यही सब चीज़ें तो हैं कि क्वालिटी क्या है ड्रग की, ड्रग वाकई में ये आगे चल के ख़राब तो नहीं हो जाएगी, जल्दी नहीं ख़राब हो जाएगी, या फिर इसका सेफ है इसे लेना, इसको चेक करने के लिए आपको, ये सब इंडस्ट्री के अंदर ही होता है। वहाँ पर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अलग होता है, फार्मूलेशन के लिए अलग होता है, क्वालिटी कंट्रोल में आप हो सकते हैं। ठीक है? पैकेजिंग जहाँ दवाएं बनती हैं उसके बाद पैक होती हैं उसमें आप हो सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में, सेल्स और मार्केटिंग आप समझ ही रहे होंगे। सेल्स और मार्केटिंग आप सोचते होंगे दोनों चीज़ें सेम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, सेल्स एक अलग चीज़ है। तो इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। ठीक है? जो आप देखते होंगे लोग करते हैं मार्केटिंग वगैरह का काम, बहुत अच्छा पैसा होता है उसमें। और पैसे के साथ साथ कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ ये भी रहती है, लोग मार्केटिंग में बहुत तेज़ आगे बढ़ते हैं।
जैसे यदि आप मार्केटिंग करते हैं दवाओं के लिए, तो चीज़ों को बनाना जो है वो कहीं न कहीं आसान है। सब कुछ इक्विपमेंट का खेल है, थोड़ा-सा प्रैक्टिस होती है, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बेचना कठिन होता है। क्योंकि ब्रांड होती हैं और वाक़ई में कॉम्पिटिशन मार्केट में ही होता है। बनाने के लिए तो कंपनियाँ बना रही हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिशन मेन है वो मार्केट में है। तो मार्केट में वहाँ पे कम्पीट करना, वहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च करना, वहाँ पर उसको आगे ले जाना, उसको प्रमोट करना, तो इसलिए सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो देखिए, स्टार्टिंग में तो थोड़ा-सा यदि आप झेल लेते हैं 1 से 2 साल, ज़ाहिर-सी बात है आप फार्मेसी में एक अच्छे पायदान पर होंगे। स्टूडेंट देखिए, मैं एक चीज़ आपको ये चीज़ ज़रूर श्योर करवाना चाहता हूँ, जब भी आप किसी कोर्स को कर रहे हैं, बहुत लोग उसके लिए नेगेटिव बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि उस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये किसी भी कोर्स, किसी भी एरिया में आप चले जाएँगे, किसी भी कोर्स को आप कर लेते हैं, ये चीज़ हर जगह लागू होती है कि कुछ ही लोग अच्छा कर रहे होते हैं और वही लोग अच्छा कर रहे होते हैं जिनका ध्यान खुद पर होता है। यदि आपका ध्यान आप पर है, तभी आप बेहतर कर पाएँगे। यदि आपका ध्यान किसी और के ऊपर है, आपको लगता है कि वो नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लूँगा? जैसे बहुत से ऐसे डाउट होते हैं कि मेरे सीनियर थे, वो तो कुछ नहीं कर पाए तो मैं ही क्या कर सकता हूँ? या फिर ये थे, ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे भैया, हमारे भैया जी थे, हमारी भाभी थी, ये भी बी-फार्मा की थी, ये भी। देखिए ये सब चीज़ें क्या है, ये हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। बीटेक करो, बी-फार्मा करो, एमबीए करो, एमबीबीएस कर लो। एमबीबीएस वालों को हमने देखा है 30-30, 40-40 हज़ार रुपए में नौकरी करते हुए। तो ये चीज़ है कि आप यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप हमेशा इधर-उधर भटकते रह जाएँगे। तो आपको खुद पर फोकस करना है, अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना है। 4 साल एकदम लग जाइए। रेगुलेटरी में आप वर्क कर सकते हैं। ये रहा फार्मेसी एज़ अ करियर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए, अगले लेक्चर में हम लोग फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, फार्माकोपिया क्या होती है, इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, यूएस फार्माकोपिया, ये सब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो फार्मेसी एज अ करियर है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। अब मैंने इसको बहुत थोड़े से में समाप्त किया है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये चार्ट बनाएं। इस चार्ट को बनाने के साथ साथ, इस चार्ट को जब आप बना लेंगे, बनाने के बाद आपको लिखना है कि किस क्या देखिए, आपको क्या करना है, फार्मेसी एज अ करियर डालने के बाद आपको हॉस्पिटल हेडिंग डालना है कि इन द हॉस्पिटल, इन एकेडमिक्स, रेगुलेटरी, इन क्लिनिकल रिसर्च, उसके बाद इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद लिखना है उसके अंदर में बहुत सारी डिफिनीशंस के तरह आपको लिख देना है। ये चीज़ आप खुद से सर्च करिए, खुद ही लिखिए। फार्मेसी एज अ करियर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके लिए एग्जाम में, आपके 7 नंबर और 10 नंबर में। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी बात बताया है कि किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसको लॉन्ग में लिखने का काम आपका है। हेडिंग आपको कैसे बनाना है, फार्मेसी एज अ करियर लिखने के बाद आपको अलग अलग यही जो पॉइंट हैं, इन्हीं को हेडिंग्स बनाना है और इन हेडिंग्स के अंदर वो काम लिखना है जो एक फार्मासिस्ट इन जगहों पर करता है। जैसे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट क्या करता है, हॉस्पिटल हेडिंग डालकर उसमें नीचे लिखना है। फिर उसके बाद एकेडमिक्स में क्या करता है एक फार्मासिस्ट, उसको लिखना है कि बच्चों को पढ़ाता है और सारी चीज़ें। ये सब कुछ आप किसी भी ब्राउज़र, किसी भी वेबसाइट पर सर्च करिए, इंटरनेट पर खोजिए और लिखिए। उसके साथ-साथ इंडस्ट्री में लिखिए कि इंडस्ट्री हेडिंग डालिए, फिर उसमें लिखिए कि प्रोडक्शन में, फॉर्मुलेशन एंड बल्क ड्रग्स, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, इन सभी जगहों पर एक फार्मासिस्ट वर्क करता है। इस तरह से एक्सप्लेन करिए। लगभग 5 हेडिंग बनाइए और 2 से 3 पेज में लिखिए। ये आज का आपका होमवर्क है। इसको लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताइए, मैं करवा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन आप स्वयं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इन सभी जो भी ये पद हैं, जो भी ये आपको दिख रहा है, इन जो भी व्यक्ति इनमें वर्क कर रहा है वो क्या काम होता है उसका। इसे आप इंटरनेट पर जब खुद तलाशेंगे, मैं बताऊंगा तो 2 लाइन बता दूंगा, वही आप जान पाएंगे। लेकिन उनके बहुत सारे काम हैं कि हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट क्या करता है। हॉस्पिटल हेडिंग डालकर आपको उसमें जब आप लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप करिए, आपका होमवर्क है आज का। और ये क्वेश्चन यहाँ तक, आज मैंने आपको फार्मेसी के बारे में एक बेसिक परिचय आपका करवा दिया है। और इस बेसिक परिचय के दौरान ही हम लोग 2 क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके हैं। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ परिचय परिचय हुआ है, नहीं। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो कि आपका एक बनता है फार्मेसी एज अ करियर, और उसके बाद आपका बनता है जो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, किस तरह से इंडिया में फार्मेसी जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा आई, गोवा में सबसे पहले एक फार्मेसी कॉलेज खुला। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा स्टूडेंट। तो आज यहाँ पर आप 2 से 3 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा। आप सभी लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आपको यूनिट समाप्त होते ही मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी इस समय पर फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में है, और सभी लेक्चर को देखिए, जो कि क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लेक्चर आ रहे हैं इस चैनल पर। आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट को चेक करिए। वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट में अपना फीडबैक आप जरूर दें कि आप और क्या बेटर हो सकता है आपके लिए।
जरूर आप दें। और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आपको और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, और नोट्स आपको जैसे ही यूनिट समाप्त होने वाली होगी उसके पहले पहले आपके पास आपका नोट्स होगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई खबरों के साथ। यदि आप एकेटीयू के छात्र हैं तो वहाँ पर आपको इसी चैनल पर सारी खबरें भी सेंड की जाती रहती हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।